हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद आनंद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। यह लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और संयोग से यह पहला चैप्टर है और इसका डिस्कशन आज कुछ लंबा ही चलने वाला है। इसमें जो भी फैक्ट होंगे और जो भी इनके कॉन्सेप्ट होंगे उनको क्लियर करने का कार्य किया जाएगा। और वीडियो लंबी है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे जुड़े रहिएगा और आपको ज़्यादा ही इससे बेनिफिट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मन में बात ये आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी या इसका उद्देश्य क्या था या इसको किस लिए किया, इस कार्यक्रम का क्या मकसद था। देश तो आज़ाद हो चुका था 1947 में। तो देखिए, उस समय हमारे देश की जो आबादी थी, मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि भारत की आबादी का अधिकांश अधिकांश हिस्सा गांव में निवास करता था और आज भी करता है। इस बात को आज भी नकारा नहीं जा सकता है। और भारत की जो कार्य प्रणाली थी और ये कृषि पर आधारित थी और भारत कृषि प्रधान देश था और आज भी है। ठीक है। तो उसी के संदर्भ में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहले सरकारों का जो ध्यान गया या सरकारों का जो ध्यान आकर्षण का केंद्र था वह गांव था। और सबसे पहले उस समय कैबिनेट में यही सोचा गया कि गांव का अगर विकास होता है तो भारत का विकास माना जाएगा और गांव का विकास जब होगा तभी भारत के विकास को हम संभव कर पाएंगे। भारत के बारे में जो कुछ सपने उन्होंने देखे थे उस समय के लोगों ने, उसको साकार करने के लिए गांव के विकास को अत्यंत और आप कह सकते हैं नितांत आवश्यक अंग था। ठीक है। तो सबसे पहले ग्राम्य विकास पर उनका जोर गया और यह लेखपाल की ही टॉपिक के अंतर्गत आता है और संयोग से यह पहला टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आपके लिए, क्योंकि यह आपके देश और आपके गांव से जुड़ा मुद्दा है। चलिए इस कंटेंट को आज देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद या पश्चात भारत में नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम्य विकास रहा है। जाहिर सी बात है, इसी का हम लोग जिक्र किए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जब नियोजन हुआ या नियोजन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का जो पर्पस था वह ग्राम विकास ही रहा है। अब यहाँ आप एक शब्द देख रहे होंगे, नियोजन। नियोजन को डिस्कस कर लेते हैं कि नियोजन क्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम्य विकास रहा है। तो नियोजन का मतलब ये है, जो ये आपको वर्ड दिख रहा हो, देख पा रहे होंगे आप कि नियोजन नियोजन का अर्थ ये है कि प्लानिंग। इसका सीधा सा अर्थ है प्लानिंग। इसको इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं। ठीक। और नियोजन का मतलब होता है कि वर्तमान परिस्थितियों को जो है ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भविष्य की जो रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों यानी एक्टिविटीज के बारे में चिंतन करना, मनन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। ठीक है। प्लानिंग कहलाता है। मतलब वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख करके किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है। और शेड्यूल तैयार करना, प्रोग्रामिंग करना फ्यूचर के लिए। ठीक। और उनकी एक्टिविटी के बारे में चिंतन करना, मनन करना, विचार करना एक आयोजन या नियोजन कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार आप नियोजन के बारे में जान गए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम्य विकास रहा है। मतलब स्वतंत्रता के बाद में अगर कोई स्टेप पहला लिया गया है तो गांव के विकास के बारे में लिया गया है, सोचा गया है, मनन किया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या हुआ। ग्राम विकास में सरकार का दखल आवश्यक इस आधार पर माना जाता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के बावजूद आबादी का अधिकतर भाग जो है या हिस्सा गांव में निवास करता है। ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि ग्राम्य विकास में सरकार का दखल आवश्यक इस आधार पर माना जाता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के बावजूद
आबादी का अधिकतर भाग गाँव में निवास करता है। यानी आज़ादी भी मिल गई 1947 में, ठीक है। 1947 में देश आज़ाद हो जाता है और शहरीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है और तेजी से होता है, ठीक है। मोबिलाइजेशन तेजी से होता है शहर की तरफ। उसके बावजूद अधिकांश हिस्सा यानी आबादी का अधिकतर भाग आज भी निवास करता है। इस बात को मैंने पहले भी डिस्कस किया कि भारत शहरीकरण के बावजूद भी अधिकांश हिस्सा या अधिकांश जनसंख्या या आबादी गांव में निवास करती है। इस बाबत सरकार का ध्यान का आकर्षण का जो केंद्र बना वह ग्राम्य विकास बना, ठीक है। तो इस प्रकार आप जान गए कि स्वतंत्रता के बाद जो प्लानिंग हुई तो उसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि गांव का विकास किया जाए। और गांव का विकास क्यों किया जाए? क्योंकि शहरीकरण के बावजूद, देश के आज़ाद होने के बावजूद आबादी का अधिकांश हिस्सा गांव में निवास करता है। और जब गांव में निवास करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार का ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा। विकास के लिए आतुर होंगी सरकारें, ठीक है, और उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाएंगी। तो आप इस बात को जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है ग्राम्य विकास क्या है, ठीक है। ग्राम्य विकास आखिर है क्या, ठीक है। अगर ठीक है, मान लीजिए कि सोच लिया गया कि गांव का विकास किया जाए, ग्राम्य विकास, उसके उद्देश्य को भी आप जान गए, नियोजन के बारे में जान गए। लेकिन ग्राम्य विकास है क्या, इसको भी तो जानना जरूरी है कि उसके अंतर्गत आप क्या क्या करेंगे, किस किस सेक्शन पर ध्यान देंगे, ठीक है। अ, तो ग्राम विकास प्राकृतिक, भौतिक। प्राकृतिक के अंतर्गत आपका आ जाएगा नदी आ गया, ठीक है, पहाड़ आ गए। और इस प्रकार भौतिक में आपके आ जाएंगे जो मकान हो गए, रास्ते जो बनाए जा रहे हैं, मानव निर्मित तालाब जो खोदे जा रहे हैं, ये आ जाएंगे। और मानवीय संसाधनों का जो उपयोग होगा, पंप वगैरह, सुरक्षा और संवर्धन की जो बात होगी, ठीक है, इन सारे मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। जब ग्राम्य विकास की बात होगी तो सबसे पहले कहाँ कहाँ ध्यान दिया जाएगा? ग्राम विकास प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन है, जिसकी आवश्यकता मानव जीवन की परिस्थितियों में लंबे समय तक सुधार लाने के लिए है। अगर मानव के जीवन में आप चाहते हैं कि एक अस्थायित्व तो बना रहे या उनका जो विकास हो, उस विकास के क्रम में स्थायित्व तो बना रहे या लंबे समय तक इस विकास को टिकाऊ बनाया जा सके, तो उसके लिए आपको उनके प्राकृतिक, ठीक है, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग जो उनके द्वारा किया जाता है और सुरक्षा से संबंधित और संवर्धन से संबंधित इन सारे मुद्दों और पॉइंट या बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा ग्राम्य विकास के अंतर्गत, ठीक है। और देखते हैं कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए, ठीक है, ग्रामीण जब मामला आता है तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण का बखूबी ध्यान रखा जाता है। और यह बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि गांव या शहरों के पर्यावरण को कैसे मैनेज किया जाए। तो उनके क्षेत्र के पर्यावरणों को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए नौकरी या कामों और आय के अवसरों के प्रावधान भी सम्मिलित हैं इसमें, ठीक है। जो ये मुद्दा आ जाएगा आपका इसके प्राकृतिक के अंतर्गत कि प्राकृतिक में उनके पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण से जो भी संबंधित होंगे इसके संवर्धन और सुरक्षा की जो बात की जाएगी। और साथ ही इसके संवर्धन और सुरक्षा के साथ साथ नौकरी और काम पर भी ध्यान दिया जाएगा कि इसके साथ साथ इनको नौकरी भी प्रदान की जाए, नौकरी या काम का अवसर दिया जाए, ठीक है, नौकरी या काम का अवसर प्रदान किया जाए, तब गांव का विकास होगा। कि उनके प्राकृतिक आवास भी अच्छे हों, वहाँ के रहन सहन भी सही हो, उनके भौतिक चीज़ें भी सही हो, मानवीय संसाधन का उपयोग भी अच्छे से हो, सुरक्षा और संवर्धन हो, और साथ ही नौकरी और काम यानी रोजगार का भी सृजन हो। कहा जा सकता है कि नौकरी का भी सृजन हो। चलिए इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम विकास की आवश्यकता क्यों थी। बात तो हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के समय ही ग्राम विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको देख लेते हैं
कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। हमने पहले भी इसको डिस्कशन में जिक्र किया था इसका, कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। ठीक है। और जनसंख्या के लगभग 85% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और 15% शहरों में रहते थे। वे अपनी आजीविका कृषि और अन्य कार्यों से चलाते थे। मतलब भारत की जो आजीविका का साधन था या स्रोत था वह कृषि को माना जाता था, आज भी माना जाता है। और ये बात सत्य है कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। तो उस समय लोग 85% लोग गांव में निवास करते थे, 15% शहरों में निवास करते थे। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, जो आज भी कैरी ऑन करते हुए आ गई है, आज भी वही चली आ रही है परिपाटी। ठीक है। कई अन्य कारणों पर भी ध्यान दिया जाए तो मुख्य रूप से लोग कृषि पर आश्रित थे। फिर भी उपनिवेशिक सरकार ने निर्यात की जाने वाली फसलों जैसे कपास हो गए, जूट हो गए और चाय को छोड़कर, कपास, जूट और चाय को छोड़कर सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिनसे उनको कृषि में मदद नहीं मिल पाई, कृषि के उत्पादन करने में मदद नहीं मिली, कृषि के माध्यम से अपने आय को बढ़ाने में मदद नहीं मिल पाई। ठीक है। निर्यात की जाने वाली फसलों में जैसे कपास, जूट और चाय को छोड़ दिया जाए तो बस सरकार का टोटल फोकस इन्हीं 3 चीज पे था। मुख्यतः कपास का निर्यात करते थे, जूट का निर्यात करते थे और चाय का निर्यात करते थे। बाकी अन्य चीज़ों पे सरकार का ध्यान नहीं था, जिससे सिंचाई व्यवस्था भी डमाडोल हो गई। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसान के लिए कृषि महत्वपूर्ण है और कृषि में अगर सिंचाई ही न हो, बारिश ही न हो, तो आप खेती कैसे कर सकते हैं, फसल के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, किसान अपने आय में वृद्धि कैसे कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए था, हालांकि उनका ध्यान इस ओर नहीं था। इस वजह से फिर देश आज़ाद हुआ और सरकार ने इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की जो बात की, जिक्र की, अच्छी पहल थी। साथ ही अगर बात करके देखा जाए तो 20वीं सदी के प्रारंभ के पूर्वार्ध के वर्षों में, 20वीं सदी का जो प्रारंभ था उसके पूर्वार्ध के वर्षों में कृषि की जो विकास दर थी वह 0.3% थी। अगर आपको बता दूं तो उस समय कृषि की जो विकास दर थी वह 0.3% थी। ये कृषि की विकास दर थी, केवल इतना ही थी, समझ लीजिए। देश अभी आज़ाद नहीं था, आज़ादी के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 1947 के पहले की बात कर रहा हूँ। और निरक्षरता की बात ना करिए, उस समय निरक्षरता 84% थी। ठीक है, यही देख लीजिए कि 84% निरक्षरता थी और 0.3% कृषि की विकास दर थी। और सोच लीजिए, जिस देश की 85% जनसंख्या कृषि पर आधारित हो, ठीक है, और उतना ही जनसंख्या निरक्षर भी हो, साक्षरता का तो नामो निशान नहीं था, और विकास दर कृषि में 0.3% हो, तो जाहिर सी बात है सरकार सोचेगी ही सोचेगी, गांव के विकास को लेकर, ग्राम्य विकास को लेकर, सिंचाई की सुविधा को लेकर, किसानों के बीच हो रही असुविधा को लेकर बात करेगी। और ये अच्छी पहल है, शुभ संकेत है। सरकार को भी इस बाबत बात करते रहना चाहिए था और सरकार ने बात की, और आज भी सरकारों को इस बाबत बात करनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ होती है देश के लिए। देश में अगर कृषि मजबूत हो, कृषि का सेक्टर मजबूत हो, तो देश का ही विकास होता है, राष्ट्रीय आय में देश की वृद्धि होती है। ये सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। और देख लेते हैं कि उस समय मान लीजिए देश के अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है, विकास दर का हाल आप देख लिए, कृषि के विकास दर 0.3%। तो जाहिर सी बात है, जब देश की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर होगी तो बहुत सारे रोग भी तो होंगे उस समय, कुपोषण के भी शिकार लोग होंगे, मलेरिया के होंगे, हैजा और चेचक जैसी बीमारी का सामना करने में जन स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी, क्योंकि उस समय जागरूकता कम थी शिक्षा को लेकर के। कृषि बेस्ड हमारी जो जीविका उपार्जन का जो साधन था, स्रोत था, ये कृषि आधारित था। तो 1947 में मृत्यु दर लगभग 27 प्रति हजार थी। मतलब 1000 लोगों पर, 1000 की जनसंख्या पर 27 लोगों की डेथ
हो जाती थी अमूमन। ये उस समय की मृत्यु रेट है, डेथ रेट है, ठीक है। ये रेट बताता है कि उस समय हम कितना निरक्षर थे और उस समय जन सुविधाएं कितनी कम थी, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी कम थी, ठीक है। आगे भी देखते हैं कि कृषि पर आधारित तो लोग थे, कपास जूट की बात हो ही गई, और चाय को छोड़कर बाकी लोगों का इधर ध्यान नहीं था। और साथ ही रेल प्रणाली पर अगर बात कर लें, रेल सिस्टम पे, ट्रेन सिस्टम पे बात कर लें, तो रेल प्रणाली का निर्माण बंदरगाहों को उत्पादन केंद्रों और बाजारों को जोड़ने के लिए किया गया, ठीक है। कि रेल प्रणाली का अगर निर्माण कर दिया जाता है तो व्यापार करने में मदद मिलेगी, बंदरगाहों को उत्पादन केंद्रों से और बाजारों से जोड़ने में मदद मिल जाएगी, सामान को एक दूसरे से अन्य स्थान पर पहुंचाने में कम समय लगेगा, और कम समय में कम लागत में ज़्यादा सामान हम इधर से उधर कर पाएंगे, ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही शिल्प क्षेत्र पर अंग्रेजों के शासन के दौरान बुरा प्रभाव पड़ा था शिल्प के क्षेत्र में। तो क्या किया जाए, उसी समय औद्योगिकीकरण का बहुत ही संकीर्ण था, आधार बहुत संकीर्ण था इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस समय, क्योंकि देश अभी कई ट्रांजिशन पीरियड से के दौर से गुजर रहा था। अभी जो कुछ शहरों और राज्यों तक ही सीमित था, अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया कहीं डेवलप हुई थी तो कुछ ही शहरों में और कुछ ही राज्यों तक ही सीमित थी। जैसे गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात में डेवलप थी, ठीक है, सूरत उरत की एरिया, सूरत वगैरह, और इधर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में थी। और साथ ही गुजरात की बात हो गई, बिहार में कुछ क्षेत्रों में थी, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में थी, गिने चुने। तो इस प्रकार औद्योगिकीकरण का बहुत आधार ही संकीर्ण था, जो कुछ शहरों और राज्यों तक सीमित था। और इसीलिए भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम विकास की आवश्यकता पड़ी। इसके मुख्य कारण आप लोग जान गए कि उस समय जनसंख्या 85% थी गांव में निवास करने वालों की, निरक्षरता 84% थी, कृषि विकास दर 0.3% था, और पूर्वार्ध के समय और 1947 के समय मृत्यु दर आपका लगभग 27 प्रति 1000 था, मतलब 1000 लोगों पर 27 लोगों की डेथ हो जाती थी। मलेरिया वगैरह से, हैजा और चेचक जैसी बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं जन जागरूकता और स्वास्थ्य की सुविधाओं को ये दिखाता है कि उस समय कमी बहुत ही थी, और ध्यान देने योग्य ये सारे पॉइंट थे उस समय सरकार के लिए, और सरकार ने उस पर उचित कदम भी उठाया, जो अच्छी बात है, शुभ संकेत है देश के लिए और देश समाज के लिए, लोगों के लिए। अब आगे देखते हैं कि भारत में कृषकी वर्ग एक था, इसके बारे में कि भारत में कृषकी वर्ग का क्या संरचना था, क्या उसके आधार थे। संरचना और आधार पर बात करते हैं कि भारत में कृषकी संरचना और वर्ग कैसे कैसे विभाजित थे, उनका क्या उद्देश्य था, क्या आधार था। क्योंकि भारत आपको पता है कृषि प्रधान देश है, तो आज जो कुछ भी ओरिएंटेड, लेखपाल ओरिएंटेड बात होगी, गांव से होगी, किसानों को लेकर के होगी। 1947 से देश की आज़ादी के बाद से जो यात्रा है गांव को लेकर, किसानों को लेकर, जो भी सुधार हुए, सम्मेलन हुए, उनकी बात होगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं भारत में कृषि वर्ग को लेकर। तो भूमि वर्ग की संरचना उस क्षेत्र की, ठीक है, भूमि वर्ग की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक व प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भरता की वजह से भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। मतलब कि भूमि वर्ग की, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, ठीक है,
पूरे देश का, तो वह अपने अपने हिसाब से बटा होगा, विभाजित होगा और अलग अलग रूपों में देगा। सामाजिक आधार उसका अलग होगा, आर्थिक आधार, आर्थिक संरचना किसी क्षेत्र की अलग होगी, उसकी भौगोलिक संरचना अलग होगी, राजनैतिक संरचना अलग होगी, प्रशासनिक संरचना और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इन सारी चीज़ों को वहाँ की परिस्थिति पर निर्भर करेगा, वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है, वहाँ के पॉलिसी मेकर पे डिपेंड करता है। ठीक है। और देखा जाए तो भूमि नियंत्रण की प्रकृति व भूमि का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह या एक ही जगह पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि भूमि नियंत्रण की प्रकृति व भूमि का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह या एक ही जगह पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो उस क्षेत्र की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड होता है। जिसका कारण ये भी है कि ज़्यादातर मृदा के प्रकार हो सकते हैं किसी क्षेत्र में। जल की उपलब्धता पर उसकी उत्पादकता निर्भर करेगी, उन्नत कृषि विधियों को अपनाने पर निर्भर करेगी, दूर संचार का विकास है कि नहीं ये भी देखा जाएगा, बाजार की ताकत का समेकन यानी इंटीग्रिटी फॉर्मेट ऑफ मार्केट को देखा जाएगा, राजनैतिक व प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं कि उस क्षेत्र की उत्पादकता किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी। ठीक है। वहाँ की भूमि वर्ग की जो संरचना है सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिस्थितियों में ये इन वजहों से तो भिन्न भिन्न होगी, लेकिन इनकी उत्पादकता निर्भर करती है। जिसका कारण ज़्यादातर ये है कि मृदा के प्रकार वहाँ अलग अलग हो सकते हैं, जल की उपलब्धता है कि नहीं है या किस लेवल की है, उन्नत कृषि विधियों को अपना रहे हैं किसान की नहीं अपना पा रहे हैं, वहाँ दूर संचार का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, बाजार की ताकत का समेकन करते हैं कि मार्केटिंग वहाँ कैसे है, ब्रांडिंग कैसे किसी सामान का करेंगे, किसान अपने प्रोडक्ट का कैसे ब्रांडिंग करते हैं, उसको सेल कैसे करते हैं, वहाँ सेल पॉइंट है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों पर वहाँ के राजनैतिक व प्रशासनिक ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि आगे दिया है कृषि वर्ग सामंतवादी कृषि प्रणाली। ठीक है। जो कृषि वर्ग है इसमें सामंतवादी कृषि प्रणाली उस समय अपनाई जाती थी। तो अब समझ लेते हैं कि सामंतवादी क्या होते हैं, किन्हें सामंती कहा जाता है। तो उस समय सामंतवादी वे परिवार थे जो सामान्यतः आप कह सकते हैं कि भूमि के बड़े हिस्से के मालिक थे, उसे नियंत्रित करते थे, लेकिन डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से वे खेती के काम में कभी शामिल नहीं होते थे। मतलब उनके कहने का तात्पर्य ये है कि वे खेतों में जाकर स्वयं काम नहीं करते थे, किसी अन्य व्यक्ति से करवाते थे। तो अब देखा जाएगा कि वे अन्य व्यक्ति कौन हैं। ठीक है। सामंतवादी वे परिवार हैं जो सामान्यतः भूमि के बड़े हिस्से के मालिक हैं या उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वे खेती के काम में शामिल नहीं होते हैं। तो वे कौन से व्यक्ति थे कि जो इसमें शामिल होते थे, किनसे ये कार्य कराते थे, उन्हें ये काश्तकार कहते थे। क्या कहते थे? काश्तकार। कि जो खेतों में काम करेंगे, काश्तकार कहिए या किसान कहिए। ठीक है। काश्तकार कहिए, इन्हीं को, काश्तकार का ही सीधा अर्थ होता है किसान, छोटे किसान। इन किसानों से ये अपना कार्य कराते थे। ठीक है। जो सामंतवादी थे या जमींदार थे बड़े बड़े, जिनके पास भूमि तो बीघों में, सैकड़ों, हजारों बीघों में इनके पास जमीनें थी, लेकिन ये कभी उन खेतों में कार्य करने स्वयं नहीं गए। ठीक है। ये अन्य व्यक्तियों से कार्य कराएं। वे अपने भूमि काश्तकार को खेती करने के लिए पट्टे पर उस समय दे देते थे। पट्टे की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, मतलब लीज पर, पट्टे पर दे देते थे कुछ वर्षों के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। पट्टे पर दे देते थे। भूमि से उनकी आय का मूल स्रोत जो है काश्तकार द्वारा दिया गया किराया है। मतलब काश्तकार जो किसान था वह इनकी भूमि पर अपनी किसानी करेगा। ठीक है। ये काश्तकार, और यह जो किराया देगा इस भूमि का, इससे इनकी आय का मुख्य स्रोत था। सामंतवादी जो लोग थे, जो सामंतवादी लोग थे, जो सामंती थे या कह लीजिए, तो इनके इनकम का सोर्स क्या था? इनकम का सोर्स यही था कि ये जो किराया देते थे, किसान जो किराया देते थे उस भूमि का, यही इनका मुख्य स्रोत था।
ठीक है। जो भूमि से इनको किराया प्राप्त होता था काश्तकारों द्वारा, वही इनके सामंतियों का आय का स्रोत था। ठीक है। उनके द्वारा लिया गया जो किराया था वह फसल उत्पाद के रूप में या तो नगद हो सकता था, ठीक है, नगद भी हो सकता था, या डायरेक्ट अनाज उनाज भी ले लेते थे। ठीक है। फसल के रूप में किराया पुनः एक निश्चित मात्रा या काश्तकार द्वारा उपजाई गई फसल का एक निश्चित हिस्सा हो सकता है। वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि या तो वे उनके द्वारा लिया गया जो किराया है, जो किराया है वह नगद भी हो सकता है या फसलों के रूप में वे किसानों से लेते थे। ठीक है। आगे देखते हैं कि काश्तकार वर्ग जो था, अपना किसान वर्ग जो था, वह सामान्यतः पारिवारिक श्रम के माध्यम से, यानी उसका पूरा परिवार उस खेत में लगा रहता था। अगर कोई खेत था जमींदार साहब का या उस सामंतवादी लोगों का, ठीक है, ये कोई खेत था किसी सामंती व्यक्ति का, ठीक है, किसी सामंती का ये खेत था, ठीक, और इसमें काश्तकार अपना किसानी करता था, काश्तकार किसानी करता था। तो ये अपने पूरे परिवार के साथ लगता था, विद फुल फैमिली के साथ ही इसमें कार्य करता था। ठीक है, ये भी था। और साथ ही स्वयं और छोटे खेती बाड़ी करने वाले घरों के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी एक आइडेंटिटी हो गई थी कि ये खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, लीज पर जमीनों को लेकर के खेती बाड़ी करते हैं और उसके फलस्वरूप किराया के रूप में या तो नगद पैसा देते होंगे या फसलों को ही चुकाया करते हैं उन जमींदारों या सामंती लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि कृषि वर्ग में एक पूंजीवादी कृषि प्रणाली थी। सामंती प्रणाली तो आप देख लिए कि वे अपने खेत में डायरेक्ट नहीं जाते थे, काश्तकारों को भेज करके खेती करवाते थे, उस खेत का उनसे किराया वसूल करते थे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि वर्ग में एक पूंजीवादी कृषि प्रणाली थी। ठीक है, पूंजीवादी कृषि प्रणाली थी। पूंजीवादी कृषि प्रणाली में आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ये जो पूंजीवादी कृषि प्रणाली है कृषि वर्ग में, इसमें क्या होता होगा। वे किसान जो काफी भू संपत्तियों के स्वामी हैं, ठीक है, इसमें वे आते थे कि जो जिनके पास काफी भू संपत्तियों के स्वामी हैं, मालिक हैं, ठीक है, या नियंत्रित करते हैं, और जो अपने खेतों में खेतीबाड़ी श्रमिकों की सहायता से अपने स्वयं के निर्देशन, यही डायरेक्शन देते थे उनको, या वह अपने प्रतिनिधि के मार्गदर्शन से करवाते थे। दोनों में आप एक सूक्ष्म अंतर देखेंगे। ठीक है, कि ये जो पूंजीवादी कृषि प्रणाली है, ये वे किसान हैं जो काफी भू संपत्तियों के स्वामी हैं या नियंत्रित करते हैं, और जो अपने खेतों में खेती बाड़ी श्रमिकों की सहायता से अपने स्वयं के निर्देशन व प्रतिनिधि मार्गदर्शन से करवाते हैं, उन्हें पूंजीवादी किसान कहा जा सकता है। यानी अपना जो सामंती था, ठीक है, अगर ये सामंती किसान था या सामंती या पूंजीवादी था, सामंती था या जमींदार था, ठीक है, और ये पूंजीवाद कैपिटलिस्ट, ये थे। दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है खेती का। ये तो कराते थे तो खेत में नहीं जाते थे, लीज पर दे देते थे छोटे छोटे किसानों को, काम करने वालों को, और ये जो किसान काम करते थे इनके खेतों में, इनको रेंट के रूप में नगद पैसा या फसलों के रूप में चुका देते थे, अदा कर देते थे। ठीक, ये हो गया। लेकिन ये जो पूंजीवादी थे, ये अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते थे खेती में। ठीक है, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे इसमें। ठीक है, और अपने दिशा निर्देश देते थे कि खेती कौन सी फसल बोई जाएगी, कब बोई जाएगी, कितनी बोई जाएगी, इसमें क्या पड़ेगा खाद के रूप में, ठीक है, बीज के रूप में, ये सब ये डिसाइड करते थे। ठीक है, ये जो थे ये डिसाइड करते थे पूंजीवादी किसान, पूंजीवादी कृषि प्रणाली के अंतर्गत। अगर अपने खेतों में ये नहीं भी जाते थे तो इनके द्वारा एक पीए अपॉइंटमेंट होता था। ठीक है, इनका प्रतिनिधि, इनका असिस्टेंट, वो जाता था और खेती का डायरेक्शन जो भी था वही देता था वहाँ पे किसानों को। मजदूरों से ये खेती करा लेते थे डायरेक्ट पैसा दे करके, और बाकी माल या उत्पाद इनका हो जाता था। ठीक है,
एट इंस्टेंट ये मजदूर वर्ग से खेती करा लेते थे और उनकी मजदूरी दे देते थे, बाकी उत्पादन पर इनका पूरा का पूरा हक इनका हो जाता था। और उधर क्या था उस वाले में, सामंतवादी में, कि वे किसानों को दे देते थे भूमि और वे किसान उस पर उत्पादन करते थे और किराया के रूप में कुछ उनको किराया अदा करते थे। और यहाँ क्या हो रहा है कि ये मजदूरी अदा करके अपनी खेती करवा लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये तो हो गई कि किसानी की पद्धति क्या थी, सामंती थी कि पूंजीवादी थी, पूंजीवादी क्या होती है, सामंती क्या होती है। उसी समय देश के भीतर आंदोलन भी होते थे। देश हमारा आज़ाद हुआ था तो आंदोलनों के माध्यम से ही हुआ था। तो गांव के विकास को लेकर भी कुछ आंदोलन हुए थे या होंगे। जो भी आंदोलन होते उनके आंदोलनों के स्वरूपों को देखेंगे कि उन आंदोलनों में कौन भाग लेता था, ठीक है, क्यों होते थे, उनका प्रभाव क्या था, उनका उद्देश्य क्या था। आंदोलन के बारे में जानेंगे कि आंदोलनों की अर्थ और विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या होती हैं आज़ादी के समय। तो देखिए आंदोलन बहुत ही व्यापक शब्द है। आंदोलन ये बहुत ही प्रभावी होता है परिवर्तन के लिए। आंदोलन किसी भी जायज मांग की जाती है लोगों के द्वारा, एक विशेष वर्ग के द्वारा। कुछ जनसमूह जब इकट्ठा हो करके एक मांग करते हैं सरकार से या सिस्टम से, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी संस्था हो, जब उससे मांग किया जाता है, एकजुटता दिखाई जाती है किसी भी उद्देश्य को लेकर के, किसी भी लक्ष्य को लेकर के, ठीक है, तो उसको आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन का वह रूप ले लेता है, ठीक है, आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको भी आगे देखेंगे। आइए उसके अर्थ को समझ लेते हैं कि कोई भी सामूहिक एकजुटता ज्यादातर एक या दूसरे प्रकार के आंदोलन के रूप में वर्णित होता है, जैसे कि काश्तकारों का आंदोलन यानी किसानों का आंदोलन, श्रमिकों का आंदोलन, विद्यार्थियों या महिलाओं का आंदोलन, ठीक है, पिछड़े वर्गों या जनजातीय समुदायों का आंदोलन। सभी का अपना अपना डिमांड होता है। सभी जितने भी वर्ग हैं, ये काश्तकारों का एक वर्ग है, श्रमिकों का वर्ग होता है, विद्यार्थियों का एक वर्ग होता है, महिलाओं का वर्ग होता है, पिछड़े वर्गों का एक समुदाय होता है, जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर जो सरकार से डिमांड करते हैं, एक लक्ष्य को लेकर के, उसको आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक आंदोलनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन में कौन कौन से उनके वर्गीकरण करके, क्लासिफिकेशन करके किसको किसको इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आंदोलन की पहचानने योग्य संरचना होती है। उन्हें लक्षणों के संदर्भ में समझा जा सकता है कि किसी भी आंदोलन का एक लक्ष्य क्या है, ठीक है। लक्ष्य के माध्यम से समझ सकते हैं कि इनका लक्ष्य कैसा है। अगर मान लीजिए शिक्षा को लेकर है, यानी विद्यार्थियों का है, या शिक्षकों का एक संघ है जो आंदोलन कर रहा है शिक्षा में परिवर्तन को लेकर के, ठीक, इससे पहचान सकते हैं। आंदोलन में उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्सर एक कार्यनीति होती है, पॉलिसी होती है, पॉलिसी मेकर भी होते हैं उसमें, और समग्र इंटीग्रल कार्यनीति जो होती है, वर्क पॉलिसी उनकी जो होती है, कार्यनीति के हिस्से के रूप में युक्तियां भी लगाई जाती हैं, आइडियाज़ भी लगाए जाते हैं कि इनको ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, ठीक है। पॉलिसी मेकर बताते हैं कि इनकी कार्यनीति, आंदोलन की कार्यनीति की, आज पहला दिन आंदोलन में क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, फिर कब अनशन होगा, कब कैसे क्या होगा, ये सारा प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है एक कार्यनीति के स्ट्रेटजी को फॉलो करके, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, कि इसमें आगे क्या होता है कि सामाजिक आंदोलनों को जब वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है, किसकी किसकी बात की जाती है सामाजिक आंदोलनों के वर्गीकरण में। सामाजिक आंदोलनों का मेरे ख्याल से एक अन्य मानदंड या विचारधारा कह लीजिए कि कार्यनीति की एक, इसमें सामाजिक जो आंदोलन होते हैं इसकी कार्यनीति अलग होती है। इसकी प्रकृति व संरचना में परिवर्तन और सुधार की जो सीमा का उपयोग करते हुए कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है इसको, सामाजिक आंदोलनों को। एक या अन्य मानदंड विचारधारा क्या है, उसकी कार्यनीति, प्रकृति व संरचना में परिवर्तन करके सुधार की सीमा का उपयोग करते हुए कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इसको।
ऐसे आंदोलनों से संबद्ध जो लोग होते थे, लोगों की मुख्य श्रेणियां हैं। जैसे सामाजिक आंदोलन में आ जाएगा आपका काश्तकारों का आंदोलन, सामाजिक आंदोलन है। ठीक है। श्रमिकों का आंदोलन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि काश्तकारों का आंदोलन ये भी सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। श्रमिकों का आंदोलन ये भी सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। मजदूरों का आंदोलन, श्रमिकों या मजदूरों का आंदोलन, या छात्रों का आंदोलन ये भी सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। जाति समूहों मतलब पिछड़ी जातियों का जो आंदोलन होगा वो भी सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। या जनजातियों, अन्य अन्य जनजातियों का जो भी सामाजिक आंदोलन होगा वो भी सामाजिक में आता है। और महिलाओं का जो भी आंदोलन होगा ये भी सामाजिक आंदोलन में आता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आंदोलन व परिवर्तन विश्लेषण के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है कि आंदोलन व परिवर्तन जो भी हो रहे हैं उनके विश्लेषण एनालिसिस के लिए जो रूपरेखा होगी वह कैसी होगी। इसको दो रूपों में पहचान कर सकते हैं कि कुछ तो संस्थागत होते हैं, कुछ गैर संस्थागत साधन होते हैं। ठीक है। हम आंदोलन द्वारा जो परिवर्तन लाने या रोकने की बात करते हैं या लोगों के द्वारा लाने या रोकने के लिए अपनाए गए साधनों के आधार पर अगर इसको वर्गीकृत किया जाए तो यह अक्सर दो वर्गों में इसको बांटा गया है, बांट कर देखा जाता है या अध्ययन किया जाता है। इसको यह समझा जाता है कि संस्थागत आंदोलन एक होता है, ठीक है, एक गैर संस्थागत साधन के रूप में होता है। ठीक, तो लेखपाल के लिए इतना ही आपको जानना होगा, ध्यान में रखना होगा कि संस्थागत और गैर संस्थागत साधन होते हैं कि आंदोलनों को अगर परिवर्तन और विश्लेषण के आधार पर देखा जाए तो वह संस्थागत पार्ट में बढ़ जाते हैं या तो गैर संस्थागत साधन के रूप में बढ़ जाते हैं। फिर देखते हैं कि सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले आंदोलन। सामंतवादी विचारधारा तो आप पहले ही समझ लिए कि सामंती कौन थे, जिनके पास सैकड़ों हजारों बीघों की जमीन हुआ करती थी और वे उस पर खेती करने नहीं जाते थे, अन्य काश्तकारों को लीज पर दे देते थे कुछ समय के लिए और उनसे किराया के रूप में वसूल करते थे नगद रुपए, या तो फसलों को लेते थे उनसे। ठीक है। तो सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले उनके विरोध में जो स्वर प्रस्फुटित हुए, उनके विरोध में जो भी कदम या आंदोलन उठाए गए या लिए गए या चलाए गए वे 1950 से पहले हुए। तो उनको देखते हैं कि 1950 के पहले जो भी सामंतवादी विचारधाराओं का विरोध करने के लिए उठे गए आंदोलन थे उनका स्वरूप क्या था। ठीक है। और कैसे थे वे। कृषि भूमि संघर्ष हुआ उनके खिलाफ। ठीक है। सामंतियों के खिलाफ कृषि भूमि संघर्ष हुआ जो अंग्रेजों के काल में उत्पन्न हुआ था। इसको सामान्यतः दो प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है कि अंग्रेजों के आगमन से 1857 तक, ठीक है, अंग्रेजों का जब आगमन हुआ उससे लेकर के 1857 तक जो क्रांति हुई उसकी बात कर सकते हैं। फिर 1857 के बाद से 20वीं शताब्दी यानी के पहले 50 वर्षों तक यानी 1950 तक, देश की आज़ादी तक, 1857 से लेकर 1950 तक की बात कर रहा है कि इसके बीच जो आंदोलन हुए उसका भी जिक्र किया जा सकता है कि सामंतवादी विरोधाभासों से उठने के लिए बहुत आंदोलन चले देश के भीतर। ठीक है। 1950 के पहले कृषि भूमि संघर्ष के रूप में हुए जो अंग्रेजों के काल से उत्पन्न हुआ और सामान्यतः दो प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया गया। अंग्रेजों के आगमन से लेकर 1857 तक पहला चला, जिसमें 1857 का विद्रोह भी सम्मिलित है। इसका प्रारंभ ज्यादातर जनजातियों व काश्तकारों द्वारा कम संगठित तरीके से हुआ। 1857 के पहले जो भी आंदोलन हुए वे संगठित कम थे, लेकिन हाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि आंदोलन की बात हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, चल रहे थे। इसका मतलब जनता जागरूक हो रही थी सामंतियों को लेकर के। ठीक है। भूमि अधिग्रहण किए हुए थे ये लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर कम लोगों का जो हिस्सा था, उनका अधिकार था, उसके विरोध में जो आंदोलन हुए ये शुरू हो गए थे 1857 से पहले ही, अंग्रेजों के आगमन से ही हो गए थे। फिर आगे देखते हैं कि 1857 के बाद से 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों तक, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 1857 से लेकर के 1857 से लेकर के 1950 के बीच जो भी आंदोलन हुए, इन वर्षों में 100 वर्षों में जो भी, लगभग 100 वर्षों में जो भी इसके बीच में जो आंदोलन हुए ये भी बहुत कारगर साबित हुए। जो विद्रोह अंग्रेजों की आर्थिक व राजनीतिक नीतियां थी उस समय की,
उनके अकालों के बार बार आने, नई भू राजस्व व्यवस्था जो थी, जो काश्तकारों पर बोझ सिद्ध होती थी बार बार कि इतना टैक्स लगेगा, इतना तुमसे लगान वसूला जाएगा, ये सारी जो प्रक्रियाएं थी ये बोझिल होती थी उस समय काश्तकारों के सर पे, क्योंकि कोई पॉलिसी मेकर किसानों के हित में निर्णय लेना नहीं चाहता था। उस समय कंपनियां आई थी, वे चाहती थी कि इस देश से ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए, ट्रेड किया जाए और इनका शोषण किया जाए, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, किसी भी पक्ष का हो, इनका शोषण हो। और ये जानते कम है क्योंकि यहाँ साक्षरता तो है नहीं, निरक्षरता पूरा भरा भरा पड़ा है, इसलिए इनका शोषण होना चाहिए, ये जागरूक भी नहीं है। और उसी समय जो अंग्रेजों की आर्थिक और राजनीतिक नीतियां थी, अकालों के बार बार आने से जो हुआ, जनता जागरूक हुई, नई भू राजस्व व्यवस्था जो थी काश्तकारों पर बोझिल सिद्ध होती थी, और नए प्रशासनिक व्यवस्था जो सिस्टम थे दीवानी नियमों की वजह से ये आंदोलन बहुत तीव्र हुए आगे चल करके। देश की आज़ादी में इन आंदोलनों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि ये छोटे छोटे आंदोलन जो काश्तकारों से शुरू होकर के छात्रों से छात्र संगठनों तक गया, छात्र संगठनों से लेकर के सामाजिक जातियां जो थी, जनजातियां थी, जनसमूहों का, ये जनसमूहों का जो आंदोलन हुआ ये काफ़ी व्यापक स्तर पे हुआ, अलग अलग पहले हुआ। जैसे पहले किसानों का आंदोलन हुआ, फिर उसमें छात्रों का आंदोलन सम्मिलित हुआ, महिलाओं का अलग आंदोलन था और काश्तकारों का अलग आंदोलन था, जनजातियों का अलग आंदोलन था, पिछड़ी जातियों का अलग आंदोलन था। इस प्रकार से ये सारे आंदोलन अलग अलग तो होते थे, लेकिन जब इनका संगठित रूप में एक बार आंदोलन हुआ, राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार किया गया 1857 वाला, वो आज़ादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति भी आपकी मेरठ से शुरू हुई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आगे चलते हैं कि सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न होने वाले आंदोलन 1950 के बाद जो हुए, आज़ादी के बाद, वे क्या हुए। हमारा इस चैप्टर का पढ़ाने का मकसद भी यही है कि आज़ादी के बाद इस देश के भीतर गाँव के विकास के लिए क्या क्या, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, ठीक है, उनका क्या प्रभाव पड़ा गाँव पर, उनका उद्देश्य क्या रहा, उनका आधार क्या रहा, उनका स्वरूप क्या रहा। उन आंदोलन के स्वरूप को जानेंगे, आधार को जानेंगे, उनके उद्देश्य को जानेंगे। ठीक है, तो एक आंदोलन हुआ था ग्रामदान 1950, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, ये आंदोलन बहुत ही व्यापक स्तर पर चलाया गया, इसमें गांधी जी भी सम्मिलित थे। इस आंदोलन में इसमें गांधी जी भी सम्मिलित थे। ठीक है, देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति और गांधी जी की मृत्यु के बाद एक तिभागा, या उसको तेभागा भी बोलते हैं, वह तेलंगाना आंदोलन की समाप्ति पर भूदान आंदोलन का उदय हुआ, जैसा कि विनोबा भावे का भी नाम आता है इससे जुड़ा हुआ, और कि जो बाद में ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। मतलब इसकी नींव रखी थी विनोबा भावे ने। ठीक है, ग्रामदान आंदोलन की आज़ादी से कुछ समय पहले लगभग, और उसमें गांधी जी भी उनका सपोर्ट किए थे। इसमें यह था कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वे अपना स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, जैसे कि हम उनसे छीन तो नहीं सकते हैं आज़ादी के बाद, मतलब तो ये एक स्कीम लाई गई कि आप इमोशनल होके, भावना को आधार बनाकर या इंसानियत या मानवता को आधार बना करके आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कुछ भूमि दान कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो भूमिहीन है, और वे इच्छा रखते हैं, दृढ़ संकल्प रखते हैं किसानी करने का, देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का, अपना जीवन यापन करने का। उस समय के समय यही बहुत था कि जीवन यापन हो जाए, गरीबी बहुत थी और निरक्षरता बहुत थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि उस समय और आगे क्या हुआ कि ग्रामदान व भूदान आंदोलन जो हुआ, ग्रामदान व भूदान आंदोलन गांधी जी की परिकल्पना के विस्तार थे। ये सब हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें गांधी जी के भी विचारों को सम्मिलित किया गया भूदान आंदोलन में, विनोबा भावे के भी विचारों और आकांक्षाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जिसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्ति में बदलना था, ट्रस्टी के। ठीक है, विशेषतः भूमि के मामले में ये बात होती थी उस समय। और न्यास स्वामित्व क्या होता है, अगर ये नाम आ गया कि न्यास क्या होता है,
तो देख लेते हैं कि न्यास होता क्या है। न्यास, इसको ट्रस्टी भी बोलते हैं। ये गांधी जी के आंदोलन के समय उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हुआ करता था उस समय। न्यास और ट्रस्टी जैसे शब्द ये गांधी जी की ही देन है उस समय भारत के दृष्टिकोण में। कि न्यास स्वामित्व का तात्पर्य यह है कि उत्पादन के साधनों जैसे भूमि हो गई और मशीन, इनसे हम उत्पादन करते हैं, मशीनों से भी उत्पादन करते हैं और भूमि पर भी कुछ ना कुछ उपजाया करते हैं, यानी ये उत्पादन के साधन हुए के स्वामी अपनी संपत्ति और उपक्रम में आप देखेंगे भूमि हो गया और मशीन हो गया, ठीक है, के न्यासी बन जाए और यह समुदाय की होगी जो उस पर श्रम करेगा और यह सारा उनका हो जाएगा जो इस अपने श्रम के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये न्यास स्वामित्व का तात्पर्य यही होता है कि उत्पादन के जो भी साधन है, भूमि हो या मशीन हो, के स्वामी अपनी संपत्ति और उपक्रम के न्यासी बन जाए, ट्रस्टी बन जाए और यह उस समुदाय की होगी जो उस पर श्रम करेगा। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन नालगोंडा से प्रारंभ हुआ था उस समय और तेलंगाना आंदोलन की जन्म स्थली थी यह। तेलंगाना साउथ में आप विनोबा भावे का यह जो भूदान आंदोलन था नालगोंडा से प्रारंभ हुआ था। नालगोंडा से, ठीक है, और यह तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली हुआ करती थी। इसमें काश्तकारी व कृषि श्रमिकों के शोषित वर्ग के लिए उत्पादन व वितरण की वैकल्पिक समतावादी व्यवस्था के लिए संरचनात्मक विकल्प बनाने का प्रयास किया गया इसके माध्यम से कि काश्तकारों व जो कृषि श्रमिक व शोषित वर्ग हैं वे उत्पादन करेंगे या जो भी लोग उत्पादन करेंगे और जो उत्पादन व वितरण की वैकल्पिक समतावादी व्यवस्था को ये लोग स्थापना चाहते थे कि जो समतावादी व्यवस्था हो, सभी को समान चीज़ें मिले, ठीक है, सभी लोग कम से कम करके खाने योग्य हो जाएं, ठीक है। जो विकल्प था जिससे सामंतवादी कृषि भूमि व्यवस्था को बदला जा सके, मतलब एक ही व्यक्ति के पास हजारों बीघे, सैकड़ों बीघे की जो जमीन थी, सैकड़ों हेक्टेयर की जो जमीन थी, उसको इस स्वरूप को बदला जाए, मतलब सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ जमीनें हों, अपनी खेती करें, कुछ ना कुछ उपजाएं और अपना जीवन यापन समतावादी दृष्टिकोण से कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि नक्सलबाड़ी और नक्सली आंदोलन क्या होते हैं। ये भी बहुत चर्चा में रहता है, इसका भी इतिहास पुराना रहा है कि नक्सलबाड़ी यह तो एक जगह का नाम है। नक्सलबाड़ी जो है यह एक जगह है और यह पश्चिम बंगाल की एक जगह में, पश्चिम बंगाल में ही एक जगह है जिसका नाम नक्सलबाड़ी है। देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से प्रारंभ होने के कारण इस आंदोलन को नक्सलबाड़ी आंदोलन कहा गया। पश्चिम बंगाल का एक गांव का नाम है नक्सलबाड़ी, ठीक है, और वहां से एक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसको नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। यह दार्जिलिंग जिले की जो है दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील में नक्सलवाड़ी आंदोलन का उदय लगभग 1967 के आसपास हुआ था उस समय। समझ रहे हैं ना इस बात को कि वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ये जिला है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग एक जिला है, ठीक है। इस जिले में सिलीगुड़ी तहसील है। सिलीगुड़ी नाम सुने होंगे आप लोग। सिलीगुड़ी एक तहसील है और इस तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। यहाँ से आंदोलन एक प्रारंभ हुआ था 1967 में, ठीक है, 1967 में, 1967 में, आज़ादी के लगभग 20 साल बाद। हाँ, और उस समय इसका नाम रखा गया नक्सली आंदोलन के रूप में इसको जाना गया। नक्सलबाड़ी के नाम पर नक्सली आंदोलन बोला गया, जिससे आज लोग भड़क जाते हैं कि नक्सली आंदोलन, नक्सली है। अरे वो गांव का नाम था नक्सलबाड़ी। एक 1967 में वहाँ से प्रारंभ हुआ था पहली बार एक छोटा सा आंदोलन जिसको नक्सलबाड़ी आंदोलन के नाम से जाना गया। यह काश्तकारों के संघों का
मतलब उनके समूहों का, काश्तकारों का एक समूह था जो सामंतवादी शोषण व भूमि सुधार के विनाश के विरुद्ध एक लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष था। सामंतवादियों के शोषणों के विरोध में ये आंदोलन प्रखर हो गया था, अपने मतलब क्लाइमेक्स पे चला गया था। यह काश्तकारों के संघों का एक आंदोलन था कि जितने भी किसान थे संगठित हो गए थे इन सामंतवादियों के खिलाफ कि इस व्यवस्था को बदला जाए। आज़ादी के बाद ये स्थिति, आज़ादी के 20 साल बाद सोचिए कितनी दयनीय स्थिति रही होगी कि आज़ादी देश को प्राप्त हो गई है, उसके 20 वर्ष बाद भी सामंतवाद हावी रहा होगा देश के ऊपर। ठीक है, आइए चलिए अगला देखते हैं कि एक ऑपरेशन या आंदोलन कह लीजिए बरगा ऑपरेशन था। बरगा ऑपरेशन, ठीक है, बरगा ऑपरेशन यह भी पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों में से एक है जो बटाईदारी के अभिलेखन और बटाईदारों को अस्थायी या स्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किए गए एक विशेष अभियान से संबंध रखता है। ठीक है, आइए इसको जानते हैं डीप में कि ऑपरेशन बरगा है क्या। ऑपरेशन बरगा जो है पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों में से एक है। पश्चिम बंगाल की सरकार जो थी वह भूमि सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाई। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी यह भूमि सुधार को लेकर के कई कार्यक्रम चलाए। ठीक है, कई कार्यक्रम चलाए। उसी में एक कार्यक्रम ये भी था बरगा ऑपरेशन। ठीक है, अब बरगा ऑपरेशन में होता क्या था कि जो बटाईदारों के अभिलेखन और बटाईदारों को अस्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किए गए एक विशेष अभियान से संबंधित रखता है। बरगादार पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक संख्या में थे और वे कृषि श्रमिकों के साथ वहां की कृषि की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। 1977 में वाम दलों की सत्ता में आने के बाद से पश्चिम बंगाल में जो है कि 1978 से ऑपरेशन बरगा एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है। 1977 में वहाँ आम दलों यानी लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट आती है। 1978 में इस ऑपरेशन ने अपना तुल पकड़ लेता है। इस ऑपरेशन का एक प्रमुख पहलू ये था कि बरगादारों का पंजीकरण हो। परिणाम स्वरूप 30 जून 1985 को जो है अनुमानित कुल 20 लाख बरगादारों में से लगभग 10,13,000 बरगा अभिलेखों को पूर्णतः सूचीबद्ध किया गया। ये आंदोलन जब शुरू कब हुआ देख लीजिए, 1977 में वाम दलों की सरकार बनती है। 1977 में ठीक है, 1977 में सरकार बनती है। 78 में ऑपरेशन बरगा का एक प्रमुख कार्यक्रम होता है 1978 में। ठीक है, और ये चलते चलते चलता है 30 जून 1985 को जो है 30 जून 1985 को जो है 20 लाख बरगादारों में से 10,13,000 बरगादारों को सूचीबद्ध कर लिया जाता है। अंततोगत्वा इतना आंदोलन के बाद इनको सूचीबद्ध करने का, इनको पैतृक अधिकार देने की ही बात चल रही थी, वो नहीं मिल पा रहा था। उन अधिकारों को प्राप्त करने में लगभग इनको एक दशक का समय लगा। ठीक है, केंद्र की सरकार उस समय थी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 1991 में एक वक्त ये भी आता है कि केंद्र की कांग्रेस की सरकार बनी 1991 में और निजीकरण, उदारीकरण व भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति प्रारंभ हो गई, जिसको एलपीजी मॉडल कहा जाता है। मतलब एलपीजी मॉडल आता है आपका कब आता है 1991 में, और गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की, और पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव थे। ठीक है, नरसिम्हा राव थे। एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण
निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई थी 1985 के बाद। मतलब इनको सूचीबद्ध कर लिया गया 1985 में। इनका आंदोलन प्रारंभ हुआ था 77 में, और 78 में पश्चिम बंगाल में वाम दलों की सरकार गठित हुई। 85 में इनको सूचीबद्ध किया, लिस्टेड किया गया, और 1991 में कांग्रेस सरकार का केंद्र में गठन हुआ और नरसिम्हा राव की सरकार बनी। एलपीजी मॉडल को अपनाया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय देश वित्त जोखिम को उठा रहा था और इकोनॉमिकल क्राइसिस देश के अंतर्गत उस समय आई थी। हालात अच्छे नहीं थे देश के अर्थव्यवस्था को लेकर के, और उस समय भारतीय कृषि में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। यह समस्या भूख से मृत्यु व किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से और अधिक प्रदर्शित होता है। और आज भी ये समस्या लगातार है कि भूख से मृत्यु तो कम होती है इस समय, लेकिन किसानों की आत्महत्या अभी भी बाकायदे रुकी नहीं है, अभी भी ये होती है। अभी हाल ही में देख लीजिए, एमएसपी को लेकर देश के भीतर आंदोलन किसानों ने किया, पंजाब में, दिल्ली में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी जो बिल आई थी किसान को लेकर के, कृषि बिल, उस पर, जिसको सरकार ने अभी हाल ही में वापस ले लिया है चुनाव को देखते हुए और इनके आंदोलनों की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया। तो ये भी अपने आप में ये चैलेंजिंग आज भी बनी हुई है किसानों की आत्महत्या को लेकर। इस पर कोई भी सरकार आज तक बनी, लेकिन रोक पूर्णतः नहीं लगा पाई कि किसान आत्महत्या न करें। ऐसी कोई भी सरकार नहीं बनी जिसके कार्यकाल में किसानों के द्वारा आत्महत्या न किया गया हो। फिर आगे उसी को देखते हैं, उसी क्रम में, कि भूख से मरने वालों की भी बात हमने किया, लेकिन अभी भी भूख से होने वाली मौतों की ज़्यादातर संख्या जो है देश के पिछड़े क्षेत्रों से नियमित रूप से दर्ज होती आई है। ये नहीं है कि कभी किसी सरकार में दर्ज ही नहीं हुआ, ना ना ना, हमेशा दर्ज होती आई हुई है और नियमित रूप से अब तक दर्ज होती आई है। विशेषतः आंध्र प्रदेश, साउथ में, उड़ीसा और अब राजस्थान में ये संख्याएं बढ़ रही हैं लगातार। और यद्यपि WTO समझौता जो था उसमें विशेषतः आयात पर मात्रात्मक पाबंदी हटाने के परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों के बड़े निगमित किसानों को मिलने वाली भारी अनुदानों की वजह से सब्सिडी से होने वाली असमान प्रतिस्पर्धा ने इस समस्या को और बढ़ा दिया था। एक मुख्य कारण ये हो सकता है किसानों की आत्महत्या को लेकर के, भूखों से मरने वालों की संख्या को लेकर के, कि WTO का जो समझौता हुआ, WTO जिनेवा, समझ पा रहे होंगे आप, आयात पर मात्रात्मक पाबंदी लगा दिया गया था कि इससे ज़्यादा आप आयात नहीं कर सकते, ठीक है। क्वांटिटी को लेकर के पाबंदी लगा दिया गया WTO के द्वारा। तो इस पाबंदी को हटाने के परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों के बड़े निगमित किसानों को मिलने वाली जो भारी अनुदानों की वजह से होने वाली असमान, पश्चिमी देशों के किसानों को ज़्यादा मिल गई सब्सिडी। इस वजह से जो प्रतिस्पर्धा थी वह बैलेंस नहीं थी, डिसबैलेंस थी, और इस वजह से इस समस्या को और ज़्यादा झेलना पड़ा, तिरस्कृत होना पड़ा, और इसकी व्यापकता और बढ़ गई। और उसी के साथ देखा जाए तो AIKSS ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, वर्तमान जिसको अयोध्या आप बोलते हैं, राम की नगरी अयोध्या में नई कृषि नीति के विरोध में मार्च 2001 में भी काश्तकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस समय भी 2001 में, जो 1991 के बाद 2001 था, उस समय वर्तमान के अयोध्या में, फैजाबाद में, जो कृषि नीति के विरोध में काश्तकारों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इसके बाद लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान भी शुरू किया गया। लुटेरा भगाओ और कृषि बचाओ अभियान शुरू हुआ, जिसमें WTO के विरोध में स्वतंत्रता के चार्टर पर बहुत अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए गए हैं कि जो WTO की पॉलिसी है यह देश के किसानों के अहित के लिए है, इसमें हित को कम साधा गया है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग कि लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ का उद्देश्य क्या था, कि इन WTO के विरोध में स्वतंत्रता के चार्टर पर बहुत अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए गए। और उसी समय सितंबर 2001 में रीढ़ से स्वतंत्रता का एक प्रभावशाली सम्मेलन पंजाब के मनसा में आयोजित किया गया। 2001 में कई आंदोलन हुए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फैजाबाद
जो फैजाबाद था, जो जिसको वर्तमान अयोध्या बोलते हैं, इसमें काश्तकारों के द्वारा कई आंदोलन किए गए। ठीक है। नई उस समय जो कृषि बिल आई थी, नई कृषि बिल आई थी, उसको लेकर के विरोध हुआ। ठीक है। बाईकाट की नीति अपनाई गई और एक स्लोगन भी उस समय प्रचलित हुआ बहुत ज़्यादा कि लुटेरा भगाओ, लुटेरा भगाओ, देश बचाओ। ये जो लुटेरा भगाओ देश बचाओ, ये स्लोगन भी प्रचलित हुआ। ये WTO के लिए था कि इसकी जो पॉलिसी है ये हमारे देश के लिए नहीं है। ठीक है। जिसमें किसानों का अहित ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लुटेरा भगाओ देश बचाओ। अपनी एक देश के भीतर कोई पॉलिसी मेकर हो, वो पॉलिसी बनाए और देश को बचाए। साथ ही सितंबर के 2001 के सितंबर में ऋण से स्वतंत्रता की एक बात आती है। ऋण से स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम चाहिए। किससे? ऋण से लोगों को। बात को समझिए। जब ऋण का बोझ हो जाता है ना किसान पे, तो ना चुकाने के बाद आत्महत्या ही होती है। किसान के घर मातम ही छाता है, फिर कोई नहीं कुछ कर सकता है। इसलिए 2001 में, आज के लगभग 20-21 साल पहले, पंजाब के मनसा, एक जगह का नाम है मनसा, यहाँ पर एक प्रभावशाली सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका जिक्र किया गया, चर्चा किया गया कि ऋण से स्वतंत्रता चाहिए। मतलब देश के किसानों को आय में वृद्धि हो, आत्मनिर्भरता हो, ताकि उन्हें ऋण न लेना पड़े। और अगर ऋण लेते भी हैं तो उस पे जो टैक्स होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसकी टैक्स का जो स्लैब, इंटरेस्ट का जो स्लैब है मिनिमम हो, मिनिमाइज करिए उसको, कि टैक्स और इंटरेस्ट कम देना पड़े किसान को, और वह ऋण लेके फिर चुका दे, उसकी अदायगी कर दे समय पे और बच जाए वह इस प्रताड़ना से। इस प्रकार आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखें कि बरगा ऑपरेशन क्या होता है, नक्सलबाड़ी व नक्सली आंदोलन क्या होता है, ग्रामदान आंदोलन क्या था, सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी। ठीक है। और 1857 के पहले के आंदोलन के स्वरूप को देखा, समझा। 1857 के बाद आंदोलन के अर्थ और विशेषताओं को देखा, और साथ ही ग्राम्य विकास क्या है, भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, निरक्षरता और साक्षरता पर भी विकास हम लोगों ने उसका प्रकाश डाला, और भूमि में कृषि वर्ग जो थे उनके जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भरता की वजह से भिन्न भिन्न होती है, उनकी उत्पादकता पर निर्भरता अलग अलग है, उन कारणों को भी समझा, नियोजन के अर्थ को समझा। ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे कैरी ऑन करेंगे। आगे भी बहुत सारे इसमें अभी पॉइंट हैं जो बचे हुए हैं। वीडियो लंबी है, इस वजह से आज रोकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से हम कनेक्ट होंगे और मिलेंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।